अच्छा 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 अच्छा, प्रेम मैं नितिन पोहाने निप्पो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ और समाज सुधारक फाउंडेशन एक संस्था है जिसके अंतर्गत व्यसन मुक्त सुसंस्कृत यानी हिंदी में सुसभ्य बोल सकते हैं समाज की निर्मित का मुख्य उद्देश्य लेके वो संस्था बनाई थी और वो उद्देश्य कई प्रतिशत सक्सेस भी हो गया है। हमने हज़ारों लोगों की शराब छुड़ाई, उनके घर परिवार को एक अच्छा माहौल दिया। उसके बाद छोटे छोटे जो पान की दुकान वाले, चाय की दुकान वाले होते हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों को खुद की इंडस्ट्री डाल के दी। जिन लोगों ने सपना भी नहीं देखा था कि कभी हमारे पीढ़ी में कोई, हमारे आने वाली जनरेशन में कोई इंडस्ट्रीज बन सकता है, उन लोगों को एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज बना के आज करोड़ों की कंपनी चलाते हैं और एक देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। देश की तरक्की में हाथ बटाने के लिए मेरा ये मानना है, जैसे $1 को $1 के बराबर अगर करना है, ये मेरा सपना है। इस ड्रीम को लेके मैं काम करता हूँ और इसके लिए एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल फेडरेशन है जिसमें वर्ल्ड के 65 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उसका इंटरनेशनल चेयरमैन मैं हूँ। हमारा सबका मिलकर एक ही ड्रीम है कि $1 को $1 के बराबर करना है। उसके लिए हज़ारों रास्ते हैं, उस पर से एक रास्ता ये भी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, इंपोर्ट को कम करो। और एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना है तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट अगर करते हैं हम लोग, इंडस्ट्री शुरू होती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस फार्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं समाज में जो सुधारने की चीज़ें जी हैं, जी उसके लिए क्या जी कर रहे हैं? जी इसकी बातें हुई। जी जी समाज के सुधारने के लिए ऐसा है, आप अगर देखेंगे तो 99.99% जितने भी क्राइम हुए हैं किसी ना किसी शौक, जैसा शराब हो, ड्रग्स हो, कोई भी एडिक्टेड पर्सन जो है वो होश में नहीं होने की वजह से उसने बहुत सारा 99% लोगों ने क्राइम किया हुआ है, चाहे दिल्ली के रेप कांड हो या कोई भी हो। तो सबसे बड़ी जड़ जो है उनकी उस आदत से, उस एडिक्शन से बाहर निकालना है उनको। और उसके लिए मेरे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पर अगर 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, उसमें अगर समझो 15% अगर शराबी है जो एकदम कोलैप्स्ड है लाइफ से, मेरा हर प्रोग्राम में दावा होता है कि 100% रिजल्ट ये होता है कि 15% अगर उसमें शराबी या एडिक्टेड पर्सन है तो तब के तब सेम डे वो लोग शराब छोड़ने की कसम खाते हैं और पता है कि दूसरे दिन फिर से शराब पीने वाले या एडिक्शन होने वाली है। तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम है, अगर आप चाहें तो वो सिस्टम भी आपको समझा देता हूँ। एक शराबी जो डेली ड्रंकर होता है वो 9 बजे रोज़ समझो ऑफिस से या अपने शॉप से घर जाता है, तो 9 बजे जाते समय 7 बजे से उसके दिमाग में घंटी बजना शुरू होती है कि अभी शराब का टाइम हुआ है, ड्रिंक का टाइम हुआ है। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं 7 बजे से इनके पास जाके आध्यात्मिक अच्छी अच्छी बातें हम लोग उनको बताते हैं, अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाती है उसके बारे में डिस्कशन होता है। और हर इंसान का एक स्वभाव होता है, जब अच्छी बातें सुनता है तो हाँ बोलता ही है, नहीं कोई नहीं बोलता है। ये इस तरह से इसको काउंसलिंग हम लोग करते हैं। सेम टाइम जब इसका घर समझो यहाँ पे है तो इसकी आदत क्या आती है, घर जाने से पहले शराब की दुकान में जाके जो भी उसको एडिक्शन है वो करके फिर वो घर जाता है, ये रेगुलर आदत है उसकी। तो सेम टाइम 7 बजे कुछ कार्यकर्ता हमारे इसके घर पे जाते हैं। यह मेरे सेमिनार के बाद की बात होती है, सेमिनार के दूसरे दिन से उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग तरीका यूज़ करते हैं। ये 7 बजे से एक मेल और एक फीमेल होता है, इनके घर पे जाके इनके घर वालों को कन्विंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि एक्चुअली आपके घर में वो शराब की जो आदत की वजह से डिस्टर्बेंस है उसको हम लोग बाहर निकालने आए, आपको अच्छी ज़िंदगी देने आए हैं। और आज आपका बाप, बेटा, भाई जो भी है बिना शराब पिए हम लोग आप तक लाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसको शराब से दूर रखना है। तो उसके लिए वातावरण अच्छा होना, उसको जो न्यूज़ चैनल पसंद है या जो चैनल पसंद है वही चैनल शुरू होना, उसको जो खाने में पसंद है, चाहे गुलाब जाम हो, रसगुल्ला हो, जो भी मीठा है, ये जो भी उसको पसंद है उसकी खुशबू जो है घर में आती रहनी चाहिए। ये कंसेप्ट से 8:45 बजे तक काउंसलिंग होता है, 8:45 बजे ये लोग चले जाते हैं। और ये जो 9 बजे है ये आदमी एकदम तैयार है कि अभी जाके मुझे जाते जाते ड्रिंक करनी है। तो हमारा जो एक्टिविस्ट है वो क्या बोलता है इसको कि सर मुझे इधर ही जाना है तो वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। अब ये डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन ये क्या करता है, ठीक है चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से उसकी डिस्टर्बेंस शुरू होती है क्योंकि इसको याद आता है कि यहाँ जाके ड्रिंक पीना है।
अब क्या हो रहा है कि यहाँ से इतनी अच्छी अच्छी बातें उसको बताना शुरू कर देते हैं। हमको पता है कि ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसको ड्रिंक की आदत है तो ये जा सकता है। जैसे ही इसके घर के सामने पहुँचते हैं, एक प्रॉपर ट्रैपिंग होता है हमारा। जैसे ही इसके घर के सामने पहुँचे हम लोग, घर वालों को पहले ही बताया था कि ये चैनल शुरू रखना, ऐसा ऐसा खुशबू रखना। तो घर में ये सोचता है कि इसको उतार के मैं वापस चले जाऊँगा, लेकिन ट्रैपिंग का सिस्टम ऐसा होता है कि सर थोड़ा सा एक गिलास पानी मिलेगा, ऐसा बोल के इसके घर में एंट्री की जाती है। इसके घर में एंट्री करने के बाद जब वो रिलैक्स होकर बैठता है और उसको मनपसंद चैनल दिख रहा है, मनपसंद खाने की चीज़ें आ रही है, तो वो रिलैक्स होकर, ये साइंटिफिकली प्रूव किया हमने। ऐसा अगर हम लोग 90 डेज़ करते हैं तो 91 डेज़, चाहे कोई भी उसको शौक हो, कोई भी नशा हो, वो बाहर निकलता है। ऐसे हज़ारों लोगों के साथ हमने ट्रीटमेंट किया है और इससे कई सारे लोगों की ज़िंदगी सुधर गई है। एक एग्जांपल ऐसा है कि मुझे एक चैलेंज दिया गया था कि सबसे भयंकर एटीट्यूड वाले और लैंग्वेज का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम और शौक के अधीन गए हुए लोग हैं ऑटो वाले, ऑटो रिक्शा वाले या टैक्सी ड्राइवर। तो उनको सुधार के दिखाया, ऐसा बोला था उन लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने। तो एक ट्रायल बेसिक पे मैंने ऑटो वालों को सुधारना शुरू किया। हमने क्या किया, ऑटो के पीछे उनका पोस्टर लगता है और उसके नीचे, उनके पोस्टर के नीचे उनका नाम होता है। जैसा सुनील पाटिल का एक एग्जांपल देता हूँ, रियल स्टोरी है। 2 अप्रैल की, चंद्रपुर की, महाराष्ट्र में नागपुर के पास चंद्रपुर है, वहाँ की स्टोरी है। सुनील पाटिल के ऑटो के पीछे फोटो उसका, उसके नीचे नाम सुनील पाटिल, लेकिन सुनील पाटिल के नाम के ऊपर लिखा था समाज सुधारक सुनील पाटिल। तो समाज सुधारक सुनील पाटिल का वजन इतना है, जैसा हम लोगों की मीटिंग्स भी होती है तो उसमें जो इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग, तो मैं समाज सुधारक नितिन पोहाने, इस तरह से इंट्रोडक्शन शुरू करने की वजह से क्या होता है कि उसको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो पान की दुकान पे पान भी खाते समय, तंबाकू का सेवन करते समय भी उसको मज़ा लेने वाले लोग होते हैं। तू तो बड़ा समाज सुधारक बनता है, फिर ये पान खा रहा, बीड़ी क्यों पी रहा है, ऐसा वैसा बोलते हैं। वो एक साइकोलॉजिकली उसका ट्रीटमेंट होता है। और एक दिन क्या हुआ कि 6 बजे वहाँ से एक ट्रेन का शेड्यूल होता है चंद्रपुर में। वहाँ एक लड़की का ट्रैफिकिंग हो रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा था। तो उसमें 18-20 ऑटो वाले थे, 5 गुंडे मिल के उसको उठा के लेके जा रहे थे। हज़ारों पब्लिक थी, कोई बचाने गया नहीं। इस ऑटो वाले को, सुनील पाटिल को, सब ऑटो वाले ने चिढ़ाया कि तू तो बड़ा समाज सुधारक है, तो तू जा बचाने। एकदम दुबला पतला, एक झापड़ मारेंगे तो मर जाएगा, इतनी खराब पोजीशन है उसकी। उसके बावजूद भी ये छोटा सा वर्ड इसके ऊपर इतना हावी हो गया, अकेला जाके उनसे लड़ा। फिर 17 लोग जो थे ऑटो वाले बचे हुए, उनको ऐसा लगा कि अकेला लड़ रहा है, जोश आ गया, ये लोग भी गए उसके साथ झगड़े। उसके बाद हज़ारों पब्लिक को ऐसा लगा कि ये लोग बचाने गए वो लड़की को, हम क्यों नहीं जाएंगे। उस लड़की की इज्जत भी बची, ट्रैफिकिंग में बचा। उसके बाद उस लड़की को हिंगनघाट एक गांव है, वहाँ पर सही सलामत पहुँचाया गया। एक छोटे से वर्ड से इतना सब हुआ है। ये एक मुद्दा है, ऐसे 21 मुद्दे हैं बड़े बड़े जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। एक मुख्य उद्देश्य जो है, ये 21 मुद्दों तक आपको लेके जाने के लिए। ये नॉर्मल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया आपको। अगर आप चाहते हो तो ये शुरू कर सकते हैं हम, आपकी इजाज़त हो तो ये शुरू कर देता हूँ मैं आपको, जो जिस मेन मुद्दे के लिए मैं आया हूँ। मेरे डीवीडी में भी लिखा है कि मेरा ये संभाषण आप तक पहुंचने तक शायद मैं इस दुनिया में न रहूँ। ऐसा लिखने का मकसद एक ही था, क्योंकि पता है मुझे कि इसमें से एक भी मुद्दा जिसने उठाया, चाहे वो राजीव दीक्षित हो या कोई भी हो, वो आज इस दुनिया में नहीं है। और ऐसे ही भयंकर ऐसे 21 धोखे, 21 मुद्दे उठा के मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें सबसे पहला जो धोखा है वो ये है कि ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ईप्रोम यूज़ होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके लॉन्ग फॉर्म में लिखा है इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं। ऐसी ही एक तकनीक से एक पारदर्शी रिजल्ट, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट लाने की अगर कोई देश बात करता है तो किस हद तक सही है आप समझ सकते हो। क्योंकि उसमें मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग ईप्रोम का, इसलिए मुझे उसके बारे में जितना डिटेल मालूम है। और जैसे STD-PCO बूथ में जो ईप्रोम यूज़ होता है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, वही ईप्रोम इसमें यूज़ हो रही है, जो कि रिमोट प्रोग्रामिंग भी हो सकती है उसकी। और जब तक इसमें कुछ अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, तब तक मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शन लेने का अधिकार ही नहीं है। इसके बारे में डिटेल मैंने दिया हुआ है प्रेस नोट में आपके। दूसरा मुद्दा या दूसरा धोखा बोल सकते हैं हम लोग, कि एक आदमी अगर शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसे 2 या 3 दिन की सज़ा होती है। शराब पी के गाड़ी चलाने से कितने लोग मरेंगे? 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। एक आदमी अगर हथियार या बॉम्ब या कुछ लेके रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाता है तो उसको रोका जाता है, अरेस्ट किया जाता है, कितने लोग मरेंगे? 10,000 लोग। लेकिन एक आदमी जब
ड्रिंक करके, शराब पी के वोटिंग के लिए जाता है, तो जब साइंटिफिकली प्रूव है कि आफ्टर ड्रिंक या अल्कोहलिक एडिक्शन के जो लोग हैं वो अल्कोहल अगर सेवन करके है तो सेंसलेस होते हैं, माइंड काम नहीं करता बराबर, सेंसिटिव नहीं, इसीलिए तो उनको गाड़ी भी चलाने का ये अधिकार नहीं दिया गया ना। अब ऐसे ही लोगों से इस देश का सांसद चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, एमएलए चुना जाता है। जब गाड़ी चलाने का उसको अधिकार नहीं है और उससे आप लोग प्राइम मिनिस्टर चुनाने का उसको अधिकार दे रहे हो, तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि एक अगर आदमी, गलत आदमी अगर इस तरह से वोटिंग करके अगर प्राइम मिनिस्टर चुनता है या कुछ भी चुनता है, प्रतिनिधि चुनता है, तो ये 650 करोड़ का पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड पे, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का भी अंत हो सकता है। क्योंकि एक आदमी अगर गलत आदमी को चुनता है हथियार लेके या शराब पी के, ऐसे ही चुनाव का प्रक्रिया जो होती है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर एक गलत निर्णय ले ले, गलत डिसीजन ले ले, तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है और मानवता का अंत भी हो सकता है। तो ये सबसे सिर्फ मुद्दे उठाने से नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ उपाय भी सुझाया है। अगर हम लोग हर इलेक्शन बूथ पे एक मेटल डिटेक्टर लगा दें, जिससे कि कोई हथियार या कुछ लेके अंदर ना जाए, एक अल्कोहल डिटेक्टर या ब्रीथ एनालाइजर जिसे हम बोलते हैं, वो अगर लगा दिया जाए ताकि ड्रिंक करके कोई अंदर ना जाए, क्लोज सर्किट कैमरेज हर बूथ पे रहे और इन सब का एक दूसरे से वैन हो, वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और ये कंट्रोल रूम में जहाँ पर 4 या 5 पुलिस वाले या ये नहीं रहेंगे, कंट्रोलर नहीं रहेंगे, पूरी की पूरी फोर्स जो रिमेनिंग फोर्स है इलेक्शन बूथ पे जो छोड़ते हैं ये लोग, उसके अलावा जो रिमेनिंग फोर्स है पूरी एक बड़े हॉल में उसको देखना। अगर ये संभव हुआ तो क्या होगा, 5-6 जो कंट्रोलर है वो सेट हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी फोर्स सेट नहीं हो सकती है। तो किसी पार्टी से सेट नहीं होगी और अच्छे एक पारदर्शी चुनाव की रिजल्ट आएंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट की नहीं और ऐसे ही चुनाव लिए, तो आज तक जो होते आ रहा है वही फिर से होगा। तीसरा धोखा, कश्मीर में जो एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सरगना रहता है, यासीन मलिक 313 ब्रिगेड का एक इन्वेंशन उन्होंने किया है। महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में 80,000 से भी ज़्यादा लोग अनुमान है, और उसके कुछ एविडेंस मैंने आपको मेरे डीवीडी में दिए हैं। उसमें हुआ ऐसा है कि 313 ब्रिगेड और उसके ऊपर जैसा ऑटो हो गया, ट्रक हो गए, छोटे छोटे काम ये लोग दिन में करते हैं और उसके बाद रात को इनकी ट्रेनिंग होती है। इसका एविडेंस मैंने अपने डीवीडी में दिया हुआ, आप देख सकते हो। इनका ये है कि 313 ब्रिगेड और उसमें टीटीएस का मतलब होता है तहरीक तालिबान संगरी, ये सब जो रैकेट चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी साजिश की एक तैयारी चल रही है। और उसके लिए हमने एसपी को भी निवेदन दिया, कमिश्नर्स को एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई भी इस पर ठोस कदम नहीं उठा रहा। इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप तक ये बात पहुंचानी पड़ी। 14 धोखा, 1962 में जब चाइना ने एक्वायर की थी हमारी ज़मीन, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर बोला गया था, लेकिन थी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। उस समय हमारे जो रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन, उन्होंने इजीली बोला था कि ये तो बंजरी थी तो गई तो जाने दो। इस पे त्यागी जो सांसद थे वहाँ पे उस समय, तो उन्होंने जब अगेंस्ट बोले तो उनको भी वहाँ से हटाया गया। अब हालात ऐसे हुए कि उस समय अगर सीरियस नहीं होते थे हम, तो आज ये नौबत नहीं आती थी। आपको जो मैप दिखाया जाता है कि इंडिया का मैप ऐसा ऐसा है, वो मैप कब का छट चुका है। जैसा आप लैंड माफिया के बारे में जानते हो कि लैंड माफिया, इसने 10 एकड़ ज़मीन दबाई, इसने 100 एकड़ ज़मीन दबाई, स्क्वायर किलोमीटर में ज़मीनें बेची जा रही है। एक सोची समझी लीगल डील होती है, और इलीगल डील होती है, और उस डील में सभी बड़े से बड़े लोग शामिल होते हैं, और इस तरीके से जो लैंड बेची जा रही है, तो उसकी वजह से आप ये समझ सकते हो। और ये 1 लाख जो सोल्जर्स जो चाइना ने अपने चारों तरफ जो फैला के रखे हैं, उसका क्या रीज़न है ये आप भी समझ सकते हो। और उसमें एक रीज़न ये जो मैंने बताया आपको ये भी है। 14 धोखा हमारे साथ ऐसा है कि 1947 में जो इंडिपेंडेंस के पेपर्स इन्होंने साइन किए थे अंग्रेज़ों ने, ऐसा इनका बोलना है, जबकि वो पेपर आज तक पब्लिक में भी नहीं आया, और जब हमने आरटीआई में उसको मंगाने की कोशिश की, हमको दिया नहीं गया है। जहाँ तक कि हमारे सूत्रों का जो हमारे वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग जो काम कर रहे हैं, तो उस समय ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था 14 अगस्त 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। 1947 में जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जिसमें कि 99 ईयर की लीज़, उसके बाद सिर्फ शासक चेंज होगा, देश नहीं। उसका एक सबूत भी हमारे पास ऐसा है कि जब रानी एलिजाबेथ जब इंडिया में आती है तो उसको वीज़ा पासपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको ऐसा बोलना है उनका कि हमारा स्टेट ही है इंडिया,
तो हमको वहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम में भी आज भी जो प्लेयर के नाम लिखे जाते हैं, जैसा एक प्लेयर अगर कॉमनवेल्थ गेम में खेलने जाता है तो इंडियन प्लेयर ऑफ ब्रिटिश स्टेट, यानी ब्रिटिश का ही राज्य इंडिया है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जितने भी कंट्रीज जाती है, कॉमनवेल्थ गेम का एक ही इंटेंशन है कि आपको याद दिलाए कि आप गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे। और ये 71 कंट्रीज़ के साथ मेरी बातचीत शुरू है। मैं ब्रिटिशों के खिलाफ दुनिया का पहला आदमी बोल सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन परमानेंट इंडिपेंडेंस के पेपर्स हमारे हाथ में आ जाए। जैसे आप लोग भी घर खरीदते तो रजिस्ट्री के तो पेपर होते ना कि आज से मालक आप हुए, ऐसा कोई पेपर हमारे पास नहीं है। एक टेम्पररी एक एग्रीमेंट हो गया, दे दो ना यार, ऐसा कुछ ऊपर का मुद्दा हुआ है वो, और उसके खिलाफ जो लड़ रहा हूँ। और ये सब मुद्दे इतने बड़े हैं कि इसलिए मैंने वो सब सेंटेंस यूज़ किया अपने बारे में। छठवां धोखा। अच्छा, इसमें एक सबूत है। कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करो, सामाजिक संस्था हो या कोई भी हो, अगर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1949 में हमने संविधान लिखा है, 1950 में संविधान पेश किया है, तो जो नियम और कानून लागू होते हैं और जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है उस पर जो लिखा होता है कि 1860 के अधिनियम के अनुसार। 1860 में तो इंडिया था ही नहीं, उस समय तो ब्रिटिश की रूल था, तो फिर 1860 के अधिनियम के अनुसार क्यों किया जाता? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कैसा है, 1857 में जो उठा हुआ था, जिसमें झांसी रानी, तात्या टोपे, ये सब लोग थे, तो 1857 में जो उठा हुआ तो इतने कड़क ऐसे कानून बनाए गए, इतने स्ट्रिक्ट ऐसे इंस्ट्रक्शन ये वो दिए गए कि इसके बाद इस तरह का कोई भी क्रांति इस देश में ना हो। और इसकी एक सोची समझी उस समय की टीम ने जो बनाया, एक 1860 में जो अधिनियम बनाया गया था उसमें इतना स्ट्रिक्ट था। तो 1947 में एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि देश तो दे रहे हो, उसको चलाएंगे कैसे? तो उसमें एक सिंपल एक उनको सलाह दी गई थी कि कुछ मत करो, हर संस्था को जब भी दोगे तो 60 का नियम जो बनाया इतना स्ट्रिक्ट है कि उस पर सिर्फ उसी नियम को इम्प्लीमेंट करो। तो आज भी हमारे देश में 2014 में भी 1860 के अधिनियम के अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है भारतीय, जबकि भारत नहीं था, तो 1860 का अधिनियम कैसा आया? ये भी एक सोचने वाली बात है। और डोमिनेंस स्टेट है, डोमिनेंस स्टेट बोलते हैं यानी हम लोग ब्रिटिश के ही स्टेट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग इसको।